हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर। फ्लोरा फाउना, ये आप शब्द बहुत दिनों से समझते हैं। फ्लोरा क्या है? ऑल द प्लांट स्पीशीज़ एंड फाउना ऑल द एनिमल स्पीशीज़ दैट इज़ फाउंड इन आवर इकोसिस्टम। हमारा सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगी, लेंदी नहीं करूंगी। आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। पहले तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैसे ज़रूरी हैं? फॉरेस्ट से हमें अपनी रेगुलर की, पहले तो ये एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। दूसरा, बहुत से प्लांट एनिमल स्पीशीज़ के हैबिटेट फॉरेस्ट में ही होते हैं और फॉरेस्ट के नियर बाय एरिया में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइब्स होते हैं वो सब फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे उनको फूड, क्लोथ, रॉ मटेरियल, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हम सब की लाइफ के लिए। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे, ये जो फॉरेस्ट है वे हमारे पूरे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। फॉरेस्ट से ही रेनफॉल भी होता है। तो फॉरेस्ट हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी है। फॉरेस्ट को बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और बेनिफिट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के? हम फॉरेस्ट को क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से? पहले तो ये सबसे पहले ये कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। ये हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बैलेंस करती है, मेंटेन करती है। दूसरा, इट ऑल्सो प्रिवेंट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज़। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जो अच्छी ब्रीड्स या बहुत सारी वैरायटी ऑफ ब्रीड्स होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उसको आगे जनरेशन, उसको और आगे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो बायोडाइवर्सिटी आप किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ अ नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन एन इकोसिस्टम। बायो मीन्स होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मीन्स होती है वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी, इतना समझ में आया होगा कि फ़ॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। फ़ॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि फ़ॉरेस्ट बहुत सारे फ्लोरा फाउना के हैबिटेट हैं। ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करती है। बहुत से लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, फूड के लिए, क्लोथ के लिए। इसीलिए हमको फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। पहले तो अब ये सोचिए कि पहले फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, इनकी रेशियो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ़ॉरेस्ट को काटते रहते हैं। फॉरेस्ट डिप्लीशन का मेन कारण क्या क्या है? मेन रीज़न क्या है फॉरेस्ट के काटने के? पहले तो सबसे बड़ा रीज़न ह्यूमन है। ह्यूमन अपनी नीड के लिए तो काटेगा, तो इतनी पेड़ नहीं कटेंगे। अपनी ग्रीड के लिए पूरे जंगलों को साफ़ कर देता है। माइनिंग हो रही है, डैम बन रहे हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड बनाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है। तो गवर्नमेंट भी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गए तो गवर्नमेंट भी कुछ तो एक्शन लेगी। तो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे फॉरेस्ट ने एनिमल्स को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 स्टार्ट किया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी? देखिए, फॉरेस्ट इसमें थी कि आप जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, एंडेंजर्ड मतलब जो स्पीशीज़ खतरे में हैं, जो ख़त्म हो सकती हैं, उनको हम एंडेंजर्ड बोलते हैं। एक्सटिंक्ट क्या होती हैं? जो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो है हमको उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को के हंटिंग पे
और उनकी ट्रेडिंग क्या होता है, उनका व्यापार किन चीज़ों के लिए करेंगे, उनके बोन्स के लिए, उनकी स्किन के लिए। तो उनकी हंटिंग एंड ट्रेडिंग पे बैन लगा देती है गवर्नमेंट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसी चीज़ के लिए है। इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में गवर्नमेंट ने और भी नई स्पीशीज़ को पब्लिश किया है। साथ में 1980 और 1986 में गवर्नमेंट ने बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल, ड्रैगन फ्लाई को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। खाली प्लांट्स के लिए, वो एनिमल्स ही नहीं, प्लांट्स को भी इसमें गवर्नमेंट ने शामिल किया है। 1991 में फ़र्स्ट टाइम प्लांट की 6 स्पीशीज़ को इसमें ऐड किया गया है इस लिस्ट में। हमारे देश में बहुत सारे जानवर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में बहुत से आ चुके हैं। तो कौन कौन से स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुके हैं, वो आपके हैं टाइगर, सिंगल हॉर्न राइनो जो असम में पाया जाता है, और क्रोकोडाइल की कई स्पीशीज़ हैं, एशियाटिक लायन, इनके अलावा ब्लैक बग, स्नो लेपर्ड, ये सब हमारे बहुत सी और भी स्पीशीज़ हैं जो बहुत ही खतरे के निशान में आ गई हैं, एंडेंजर्ड। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से एक्शन प्लान बनाए हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग को इस क्लास में ध्यान देना है ये टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन प्लान बनाए हैं। तो इसके लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। 1973 में 1870 में हमारे देश में 55,000 टाइगर हुआ करते थे, लेकिन 1977 में जो डाटा लिया गया उसमें 1827 टाइगर रह गए। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। लेकिन आप ये देखिए टाइगर क्यों कम हुए, पहले तो इतने ज़्यादा थे हमारे देश में। इनके कम होने का मेन कारण था पोचिंग फॉर ट्रेड के लिए इनको मारा जाता था। टाइगर की हैबिटेट कम हो रही थी, श्रिंक हो रही थी, तो इनको बोलेंगे श्रिंकिंग हैबिटेट। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज़, जो टाइगर जो स्पीशीज़ को खाते थे, जो उनके प्रे थे, वो डिप्लीट हो रहे थे। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट था कॉज ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी। इन सब चीज़ों की वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन है धीरे धीरे इतनी डिप्लीट हो रही थी। इसी के वजह से ही टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो टाइगर प्रोजेक्ट में एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। आपने वो बंगाल टाइगर के बारे में सुना होगा, ये वेस्ट बंगाल में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी राजस्थान में है। मानस टाइगर रिज़र्व आसाम में है और पेरियार टाइगर रिज़र्व ये केरला में है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए। गवर्नमेंट ने और भी चीज़ें की, जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फॉरेस्ट के जो जैसे एक बड़ा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पे जंगली जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ पे बहुत सी वैरायटी प्लांट्स की, ट्रीज़ की, एनिमल्स की, इंसेक्ट की सब पाई जाती हैं, ऐसे वाली जगह को रिज़र्व फॉरेस्ट कहा जाता है। रिज़र्व फॉरेस्ट की सबसे अंदर वाली जोन। तो रिज़र्व फॉरेस्ट दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो उसके थोड़ा सा बाहर वाली रेंज होती है, और उसके बाहर वाली रेंज को अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहा जाता है। तो रिज़र्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? पहले तो रिज़र्व फॉरेस्ट ये गवर्नमेंट, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इन द रिज़र्व फॉरेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर नॉट अलाउड एंड these forests are considered as a most valuable forest, क्योंकि सारे important species सब इसी पोर्शन में ही ज़्यादा रहते हैं।
और इस तरीके के फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लोकल पीपल्स आर अलाउड टू कलेक्ट द फ्यूल, वुड and grazing their livestock. These forest, but they are still under the they are monitored by the government. वो वहाँ से पेड़ काट के या जानवरों का शिकार करके नहीं ले जा सकते हैं। ये हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में आएंगे, टूटी गिरी हुई लकड़ियों को उठा के लेके जा सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट, फ्रूट वो सब ले सकते हैं, लेकिन आप टिम्बर, लकड़ियाँ नहीं ले जा सकते। ये होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और वो मॉनिटर्ड होते हैं गवर्नमेंट के। जो भी जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट की परमिशन से लेके अंदर जाते हैं फॉरेस्ट में। हमारा इंडिया का 1/3 जो एरिया है इसी तरीके का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट पाया जाता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार में। नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के 3 डिवीज़न थे, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है दे आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसी। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन दिस पार्ट। ये बहुत ही रिच नहीं होते, यहाँ पे ज़्यादातर झाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे जानवरों को चराने के लिए ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिच सोर्स नहीं होता यहाँ पे। एंड दे आर एक्चुअली अ वेस्ट लैंड। These forests are present in the north east state and part of गुजरात। तो ये हमने फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कैसे ये टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये फॉरेस्ट कितने तरीके के पढ़ लिए। अब हम फॉरेस्ट, एक और तरीके का होता है परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है? इसमें रिजर्व फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसको हम परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। उदाहरण के लिए एमपी में 75% फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम गवर्नमेंट ने भी बहुत से प्लान लॉन्च किए। इसके अलावा कम्युनिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी ने किस प्रकार फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए अपना योगदान दिया। तो कम्युनिटी में किसमें आप पहला पढ़ेंगे सिरस्का टाइगर रिज़र्व। ये राजस्थान में है और यहाँ गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें माइनिंग होने वाली थी। तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने माइनिंग होने नहीं दिया। कई दिनों तक वहाँ पे डट कर खड़े रहे। तो ये भी एक तरीके से फॉरेस्ट को बचाने का तरीका है। तो एक कम्युनिटी मिलकर के फॉरेस्ट को बचाया। ये था सिरस्का टाइगर रिज़र्व राजस्थान। नेक्स्ट है आपका चिपको बीज बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट। बीज बचाओ नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस हुआ था। ये एक इंडिजिनस कम्युनिटी थी हिमालय में। वहाँ जब पेड़ को काटने गए लोग तो वहाँ की औरतें और बहुत से लोग पेड़ों के चारों तरफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पेड़ को काटने से पहले हमें काटना होगा। वो वहाँ पे खड़े रहे डट कर। तो लोग थक हार करके फिर वहाँ से चले गए, पेड़ नहीं काटे गए। और चिपको मूवमेंट में वहाँ इसी इंडिजिनस कम्युनिटी ने एफॉरेस्टेशन का काम किया। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना। पेड़ लगाने को एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन रोका, एफॉरेस्टेशन किया। लार्ज स्केल में उन्होंने पेड़ लगाए। चिपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट है आपका बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ थोड़ा सा अलग लग रहा है। बीज में एक ये था आपका टेहरी उत्तराखंड में विजय जरधारी करके व्यक्ति थे। इनको एग्रीकल्चरल के बारे में बहुत नॉलेज थी, सीड्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। तो इन्होंने सीड्स को बचाने के लिए ये बीज बचाओ आंदोलन किया था। तो उन्होंने प्रिजर्व किया, वो ट्रेडिशनल सीड्स और फॉरेस्ट को बचाने का काम करते थे। इसी तरह से उन्होंने भी, एक कम्युनिटी ने फॉरेस्ट को बचाने का योगदान दिया। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, सीड्स हैं, वैल्यूएबल सीड्स हैं, इनको वो बचा लेते थे। नेक्स्ट है सिरस्का टाइगर रिज़र्व। सिरस्का टाइगर रिज़र्व में
5 विलेज के लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने अपने आप ही मिल कर के एक फॉरेस्ट एरिया बना लिया। उसका एरिया 1200 हेक्टेयर का एरिया उन्होंने उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया और उसमें उन्होंने अपने ही रूल और रेगुलेशन लगाए फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पे पेड़ नहीं काट सकते हैं। तो उनके अपने रूल थे। ये उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ सिरस्का टाइगर रिजर्व था लोगों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे सैक्रेड ग्रूव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज़। पहले तो हम समझेंगे सैक्रेड ग्रूव्स होते क्या हैं। सैक्रेड ग्रूव्स आर सच फॉरेस्ट विच वी हैव नॉट बीन टोल्ड टू प्रोटेक्ट बट स्टिल वी प्रोटेक्ट देम बिकॉज